अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। मुझे उम्मीद है कि आपने ग्रेविटी मूवी ज़रूर देखी होगी। इस मूवी में एक एस्ट्रोनॉट अपने स्पेस स्टेशन से दूर निकल जाता है, लेकिन मुझे ये जानकर बड़ी हैरानी हुई कि जब वो स्पेस में स्विम कर रहा था तो वो आहिस्ता आहिस्ता चक्कर लगा रहा था, स्पेस में कलाबाजियां लगा रहा था। मैं इस बात पे बहुत हैरान हुआ, क्योंकि अगर इंसान स्पेस में फ्री फॉल करता है तो वो कलाबाजियां लगाना शुरू कर देता है ज़मीन के मदार में। लेकिन ज़मीन के गिर्द घूमती हुई सैटेलाइट्स, स्पेस स्टेशंस और बड़ी बड़ी टेलीस्कोप्स बिल्कुल साकित रहती हैं, अपनी ओरिएंटेशन बनाकर रखती हैं, कलाबाजियां नहीं लगाती। इनको अपनी डायरेक्शन का कैसे पता चलता है और ये कैसे एक समत में देखती रहती हैं? इस सवाल ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया, लेकिन अब मैं जान चुका हूं कि इसकी वजह एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे गायरोस्कोप कहा जाता है। यहां पर मैं आपको एक गायरोस्कोप दिखा रहा हूं और आप ये देखें कि ये एक लट्टू की तरह का आला है जो घूमता है। जब भी हम स्पेस स्टेशंस बनाते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात कर लें, तो वहां पर हमें गायरोस्कोप्स लगानी पड़ती हैं। मैं आपको यहां पर 4 गायरोस्कोप्स दिखा रहा हूं और ये गायरोस्कोप्स स्पेस स्टेशन की डायरेक्शन और उसकी ओरिएंटेशन को कंट्रोल करती हैं, स्पेस स्टेशन को कलाबाजियां नहीं लगाने देती। इस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है एटीट्यूड कंट्रोल मोमेंट गायरो। यहाँ पर आप बड़ी बड़ी गायरोस्कोप्स देख सकते हैं जो कि स्पेस स्टेशंस में लगाई जाती हैं। मुख्तलिफ स्पेस स्टेशंस में लगाई जाने वाली गायरोस्कोप्स आपको दिखाई जा रही हैं और इन गायरोस्कोप्स का मकसद ही ये है कि हम स्पेस स्टेशन को अलाइन करके रखें, सैटेलाइट्स को अलाइन करके रखें। कैसे अलाइन किया जाएगा, मैं आपको एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूं नासा की। और इस डेमोन्स्ट्रेशन में आप देखेंगे कि अगर हम एक बॉडी में गायरोस्कोप नहीं लगाते तो वो स्पेस में कैसे कलाबाजियां खाती है हल्की सी फोर्स लगाने पर, और अगर हम उसमें गायरोस्कोप लगा दें तो आप उसको फोर्स में लगाएं, वो कलाबाजी नहीं खाए, वो रोटेट नहीं करेगी। तो इस डेमोन्स्ट्रेशन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक एस्ट्रोनॉट हैं जो कि स्पेस में हैं और उनके पास एक गायरोस्कोप है और गायरोस्कोप सपोज हम करते हैं कि एक सैटेलाइट में एक छोटा सा पाइप, इसे मैं सैटेलाइट या स्पेस स्टेशन कह सकता हूं। तो जब ये यहां पर गायरोस्कोप को छोड़ते हैं और इस पर फोर्स लगाते हैं तो आप देखें कैसे कलाबाजियां खाना शुरू कर देता है ये छोटा सा स्पेस स्टेशन, ये छोटा सा पाइप। किसी भी तरफ से अगर इस पर फोर्स लगाई जाएगी तो आप देख सकते हैं कि हल्की सी फोर्स से कलाबाजियां खाना शुरू कर देते हैं। अब इन्होंने गायरोस्कोप ली और उसे रोटेट कर दिया, गायरोस्कोप अंदर घूम रही है। अब इसी तरीके से हम दोबारा फोर्स लगाएंगे, लेकिन क्या अब स्पेस स्टेशन कलाबाजी खाएगा? एक तो आप देखेंगे जब इसको ये एक जगह पर रखेंगे तो इसकी डायरेक्शन एक जगह रहेगी। ये देखिए अब इन्होंने फोर्स लगाई लेकिन स्पेस स्टेशन कलाबाजी उसने नहीं खाई, वो बिल्कुल अपनी ओरिएंटेशन में रहा। अब साइडवाइज भी करके देख सकते हैं तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल अपनी ओरिएंटेशन में रहा, उसने कलाबाजी नहीं खाई। स्पेस स्टेशंस में गायरोस्कोप्स होती हैं जो कि उन्हें ज़मीन से अलाइन करती हैं। इसे एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है और इसका मकसद ये है कि किसी भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से या किसी बड़े स्फीयर से या किसी भी रेफरेंस पॉइंट से स्पेस स्टेशंस को, सैटेलाइट्स को, टेलीस्कोप्स को अलाइन रखा जाए ताकि हमें उसकी ओरिएंटेशन और उसके एंगल्स के बारे में पता हो। गायरोस्कोप की तफसील में जाने से पहले हमें कुछ फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए, जिसमें पहला टॉर्क है। जब भी किसी चीज़ को रोटेट कराया जाता है, फोर्स अप्लाई की जाती है, तो हमें पता है कि उस पर टॉर्क एक्ट करता है और टॉर्क उसके रेडियस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस पर डिपेंड करता है और कितनी फोर्स लगाई है। तो अगर आपने फोर्स ज़्यादा लगाई है तो टॉर्क ज़्यादा होगा। टॉर्क की डायरेक्शन दिखाने के लिए मैंने आपको ये पहिया दिखाया, व्हील। अगर हम इस तरफ को इसके मूव कराएंगे तो टॉर्क बाहर की तरफ होगा, लेकिन अगर रिवर्स डायरेक्शन में से मूव कराएंगे तो टॉर्क की डायरेक्शन भी डिफरेंट हो जाएगी। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है और रेडियस या पिवट पॉइंट से डिस्टेंस और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है। जो जो पहिया मूव करता है तो मूवमेंट की वजह से, रोटेशनल मूवमेंट की वजह से एंगुलर मोमेंटम, तो रोटेशन की वजह से पहिए का एंगुलर मोमेंटम भी बनता है। अगर पहिया ज़्यादा मूव करेगा तेज़ी से तो एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा होगा, अगर पहिया स्लो मूव करेगा तो एंगुलर मोमेंटम कम होगा। इस बच्चे को देखें, ये मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन दी है। तो जैसे ही ये बच्चा पहिए को एक डायरेक्शन या दूसरी डायरेक्शन में मूव करता है
तो ये खुद ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि पहिए का मोमेंटम और इस बच्चे का मोमेंटम जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास नेट मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। इसीलिए बच्चा जिस तरफ भी डायरेक्शन करेगा वो मूव करना शुरू कर देगा, उसकी बॉडी मूव करेगी इस एक्शन के रिएक्शन में, ताकि वो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर सके। तो हमारे पास दो क्वांटिटीज आ गई, एक एंगुलर मोमेंटम है, एक टॉर्क है। एंगुलर मोमेंटम डिपेंड करता है कि आपका मैस कितना है। एंगुलर मोमेंटम मैस पर भी डिपेंड करता है और रोटेशनल स्पीड पर डिपेंड कर रहा होता है, और पिवट पॉइंट से आपका डिस्टेंस कितना है। लेकिन टॉर्क फोर्स और पिवट पॉइंट से आपका डिस्टेंस कितना है उस पर डिपेंड करता है। इस ग्राफ को, इस एनिमेशन को आपने गौर से देखना है तो आपको पता चलेगा कि जब कोई चीज़ मूव कर रही होती है तो उसका एंगुलर मोमेंटम और उसका टॉर्क कैसे बिहेव करता है। जब आप स्केटिंग करते हैं और हाथ बांधते हैं तो आपका एंगुलर मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है, और जब आप हाथ खोलकर स्केटिंग करते हैं तो आपका एंगुलर मोमेंटम बहुत कम होता है। इसकी वजह आप मुझे बता सकते हैं नीचे कमेंट्स में। एक पहिए की मिसाल ले लीजिए। एक पहिए को अगर एक साइड से हम बांध दें तो उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है और वो पहिया फौरन नीचे की तरफ गिर जाएगा। लेकिन इसी पहिए को अगर मैं जोर से मूव करवाऊं, इसको घुमाऊं, तो अब क्या है कि ये पहिया अगर आप सस्पेंड कर दें किसी रॉड के साथ तो ये नीचे की तरफ नहीं गिरेगा, बल्कि ऐसा लगेगा कि शायद ये ग्रेविटी को डिफाई कर रहा है। आखिर इस पर कौन सी ऐसी फोर्स लग रही है जिसकी वजह से ये ग्रेविटी को बैलेंस कर पाता है या डिफाई कर पाता है? क्योंकि अगर ग्रेविटी की फोर्स हो तो इसको नीचे गिर जाना चाहिए, लेकिन इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ नहीं होती, बल्कि ये रोटेट करना शुरू कर देता है, घूमना शुरू कर देता है। मैंने आपको जो पहिए की मिसाल दी वो बिल्कुल गायरोस्कोप से मिलती जुलती है। जब गायरोस्कोप का रोटर, ये अंदर वाला रोटर घूमता है तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम इस तरफ एक्ट कर रहा है, और क्योंकि हमने इस गायरोस्कोप को रेस्ट किया है इस एक्सिस पर, एक पिवट पॉइंट है, इसलिए यहां पर टॉर्क की डायरेक्शन इस तरफ को है। सिंपल टॉर्क की डेफिनेशन है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ प्रोड्यूस हो रही है। इन दोनों को सम करने की वजह से हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इस गायरोस्कोप को एक सर्कुलर मोशन में मूव करवाना शुरू कर देगा। इस सर्कुलर मोशन को प्रिसेशन कहते हैं। मैं आपको गायरो इफेक्ट यहां पर एक लट्टू की मदद से भी समझा सकता हूं। अगर आप लट्टू को देखें और उसको जमीन पर छोड़ें तो वो नीचे गिर जाएगा, लेकिन अगर आप उसको घुमा दें तो वो नीचे नहीं गिरेगा। ऐसा लगेगा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस पर एक्ट नहीं कर रही, और अगर वो हमेशा घूमता रहे तो वो कभी भी जमीन पर नहीं गिरेगा। जिसे कहते हैं गायरो इफेक्ट। इस इफेक्ट को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक बेसबॉल की एग्जाम्पल ला रहा हूं। अगर एक बॉल बहुत स्लो मूव कर रही है इस तरफ को, और मैं उस पर एकदम एक फोर्स लगाता हूं, टक्कर मारता हूं, तो वो बॉल एक एंगल पर चली जाएगी, डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है जी, इस एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर ये बॉल रेस्ट पर होगी तो ये बिल्कुल इस तरीके से जाएगी, इस तरफ ऊपर वर्टिकली जाएगी। लेकिन अगर ये बॉल बहुत तेजी से आ रही है और अब मैं इसको फोर्स देता हूं, एक फोर्स एक्सर्ट करता हूं, तो अब ये बॉल कम एंगल पर डिफ्लेक्ट होगी। इस एक्सपेरिमेंट को आप करके भी देख सकते हैं। इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक डिस्क की मदद लेते हैं। ये मेरे पास एक डिस्क है। हम ये समझ सकते हैं कि एक सैटेलाइट जमीन के गिर्द ऑर्बिट कर रही है, या एक कंप्यूटर डिस्क है जो तेजी से रोटेट कर रही है, और मैं यहां पर नीचे से फूंक मारता हूं इसको, तो क्या आपको फौरन लगेगा कि ये डिस्क ने अपनी ओरिएंटेशन बदल दी? नहीं, बल्कि आपको ये लगेगा कि इस डिस्क ने थोड़ी देर के बाद अपनी ओरिएंटेशन बदली। आपको थोड़ा सा डिले नजर आएगा। मैं आपको प्रिसेशन की एक एग्जांपल यहां पर दिखा रहा हूं। अब आप देखें कि आपने जैसे इस पहिए को घुमाया तो अब पहिया रोटेट कर रहा है, और उसकी वजह मैंने आपको बताया था कि उसका एक टॉर्क है और उसके साथ ग्रेविटी की फोर्स है जो एक्ट कर रही है, और इसको एक नेट वेक्टर मिल रहा है जो इसको सर्कुलर मूव करवा रहा है। इसी तरीके से जब हम गायरोस्कोप को रोटेट करते हैं और एक पाइप पर, एक पॉइंटेड पाइप पर रख दें तो वो भी उसके गिर्द घूमना शुरू कर देती है। गायरोस्कोप में हमारे पास गायरो फ्रेम होता है, स्पिनिंग एक्सिस होता है, और ये रोटर है, ये बीच में घूमता है, और ये हमारे पास गिम्बल है। तो मैं आपको यहाँ पर प्रिसेशन की दो एग्जांपल्स दे रहा हूँ। इससे हमें ये पता चलता है कि जब भी मूविंग बॉडी पर हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं जो कि रोटेशनल मूवमेंट में है, तो वहां पर हमें गायरो इफेक्ट मिलता है, और इसके साथ साथ गायरोस्कोप्स अपनी ओरिएंटेशन हमेशा एक जैसी रखती हैं।
वो उसे प्रिजर्व करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि सैटेलाइट्स को अपनी ओरिएंटेशन प्रिजर्व करने के लिए या तो इंजन चाहिए जो कुछ अरसे के बाद उसकी ओरिएंटेशन या उसकी डायरेक्शन को ठीक करते रहें, और इससे हमारा फ्यूल बहुत कंज्यूम होगा। दूसरा तरीका यह कि हम उसमें गायरोस्कोप्स लगा दें, जिनके एंगुलर मोमेंटम की वजह से, जो मैंने आपको नासा की एक वीडियो दिखाई थी, आपको पता चलता है कि वो अपनी ओरिएंटेशन को एक फिक्स पॉइंट के लिहाज से बरकरार रखती हैं। जो गायरोस्कोप सैटेलाइट्स में लगाई जाती हैं उनकी तकरीबन 6000 से 7000 रेवोल्यूशन पर मिनट स्पीड होती है, और उनका एंगुलर मोमेंटम भी मैंने आपको न्यूटन मीटर सेकंड में दिखा दिया है। लेकिन साथ साथ हमें थ्रस्टर्स का इस्तेमाल भी करना पड़ता है अपनी ओरिएंटेशन को बरकरार रखने के लिए। आपको ये गायरोस्कोप स्पेस स्टेशन में नजर आएंगी। मसलन रशियन स्पेस स्टेशन मीर की बात करें तो उसमें 11 गायरोस्कोप्स लगी हुई हैं, जो कि सूरज के लिहाज से उसे अलाइन करती हैं, डायरेक्शन देती हैं, उसकी ओरिएंटेशन का ख्याल रखती हैं। इसी तरीके से हबल स्कोप में भी गायरोस्कोप्स लगी हुई हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर गायरोस नजर आ रही हैं। जहाज़ों में गायरोस्कोप लगी होती हैं जो कि एक्स, वाई और जेड एक्सिस पर जहाज़ की रोटेशन देख रही होती हैं, और वो डिटेक्ट कर रही होती हैं कि कहीं जहाज़ अपनी फ्लाइट प्लान से डेविएट तो नहीं कर रहा। गायरोस्कोप्स मोबाइल में भी होती हैं। जब आप मोबाइल की स्क्रीन को घुमाते हैं तो वो बड़ी छोटी हो जाती है, और ये सेंसर्स मोबाइल की डायरेक्शन को, उसकी ओरिएंटेशन को परसीव कर रहे होते हैं, हमें बता रहे होते हैं कि अब इस मोबाइल को घुमाया गया है, रोटेट किया गया है, अब स्क्रीन बड़ी कर देनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की गायरोस्कोप्स दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये भी एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक गायरोस्कोप है। इस किस्म की गायरोस्कोप्स बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में लगाई जाती हैं। मसलन मिसाइल्स में गायरोस्कोप्स होती हैं, सबमरीन में गायरोस्कोप्स होती हैं, आपके छोटे क्वाडकॉप्टर्स में गायरोस्कोप्स लगती हैं जो कि उसकी ओरिएंटेशन को देख रही होती हैं। इवन गायरोस्कोप सेंसर्स आप रोबोटिक गाड़ियों में भी अब लगाते हैं, जॉयस्टिक्स में लगाते हैं, जिनसे आप वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं, उसमें भी आपकी ओरिएंटेशन को गायरोस्कोप से डिटेक्ट किया जाता है, क्योंकि अब हमारे पास डिजिटल गायरोस्कोप्स बहुत छोटे साइज में आ चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि गायरोस्कोप के मुश्किल सब्जेक्ट को समझने में अब आपको आसानी होगी, और आपको अंदाजा हो गया कि गायरोस्कोप से हम किस तरीके से ओरिएंटेशन को मेंटेन भी कर सकते हैं और उसे परसीव भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हमें यह लगता है कि गायरोस्कोप शायद ग्रेविटी को डिफाई करती हैं, लेकिन गायरोस्कोप को अगर डिटेल में देखा जाए तो हमें पता चल जाता है कि उस पर अनबैलेंस फोर्सेस लगती हैं, जिसकी वजह से वो प्रिसेशन में जाती हैं। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को आगे पहुंचा दीजिए।